नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये मैं सोच रहा व्हाट्सएप कैसे खुला है। हम बात करेंगे आज सीएचएन की एक क्विक रिवीजन की क्लास की, जिसके अंदर हम सबसे लास्ट वाला चैप्टर को डील कर रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट यहाँ से बता देता हूँ, फिर हम नोट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। पहले अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द नेशनल हेल्थ एजेंसी या फिर एनलिस्ट द नेशनल हेल्थ एजेंसी, तो आपको पहले ये लिखनी है। अब देख लो यहाँ पे जो आपको अच्छी लगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर आपको अच्छा लगेगा, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आपको ठीक लगेगा, एनआरएचएम आपको पता है, ठीक है, नाको भी आपको पता है, एम्स आपको पता है, निमहांस आपको पता है, और ये फिर आपके 3 4 हो गए, 5 एक और ये कर देना आप, चलो ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस हो गया छठा। फिर इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी आपको पूछेगा तो WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, UNFPA हो गया, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको ऐसे पता नहीं होता, एक वर्ल्ड बैंक लिख देना, एक डेनिडा लिख देना, डेनिस इंटरनेशनल, एक सिड्डा लिख देना, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एक आप लिख सकते हो केयर कोऑपरेटिव एंड रिलीफ असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे आपको पहले एनलिस्ट करने हैं नाम, ये हो गए। और इंडिया फिर रेड क्रॉस लिख देना, ठीक है। चलो अब करते हैं मुद्दे की बात। सबसे पहले करते हैं WHO को फिनिश। सिंपल सिंपल से मैं बता दूं जल्दी जल्दी, WHO क्या है कि सर WHO एक नॉन पॉलिटिकल एक एजेंसी है, एक नॉन स्पेशल नॉन पॉलिटिकल एजेंसी है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देखो, ए नॉन पॉलिटिकल एजेंसी, सॉरी, नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। फिर इसका हेडवाटर कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। मेंबर्स कितने हैं, 194 मेंबर्स स्टेट हैं, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा क्या होता है ये सब चीज़ें। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव था कि भाई, अभी करंट ऑब्जेक्टिव अलग है, पहले इसका 2022 में ऑब्जेक्टिव था, द अटेनमेंट बाय द ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, यानी कि सभी लोगों को साथ में लेकर के हाईएस्ट हेल्थ को हमें प्राप्त करना, ये इसका अटेनमेंट था। अभी इसका 2023 में जो करंट ऑब्जेक्टिव वो क्या होगा, अब इस नोट्स में थोड़ा सा चेंज करना। अभी करंट ऑब्जेक्टिव में आप ये लिख देना 2023 का कि हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी को हेल्थ मिले। फिर आप ये भी लिख देना कि अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ए हाईएस्ट लेवल हेल्थ दैट विल परमिट देम टू लीड सोशल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, कि इसका जो ऑब्जेक्टिव ये था कि सभी लोगों को एक अच्छी अच्छी क्या मिले, एक अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, जो उनकी प्रोडक्टिव और लाइफ को अच्छा बनाए, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या, जिम्मेदारी क्या क्या। देखो, इसके जो काम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेनली 7। हेल्थ मैटर को देखना, ग्लोबल हेल्थ मैटर यानी पूरे विश्व के हेल्थ मैटर को देखना, ठीक है। दूसरा, हेल्थ के रिसर्च के एजेंडे को तय करना, रिसर्च अब किस जगह किस हेल्थ के मैटर्स में रिसर्च होनी चाहिए उसके एजेंडे को तय करना, नॉर्म्स बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाना, टेक्निकल सपोर्ट देना, हेल्थ ट्रेंड्स को मॉनिटर करना, ठीक है। और बायोमेडिकल रिसर्च, यानी कि ये तो देखो आपको रटने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता आपको, ये तो खाली मैंने पॉइंट्स तो भी ईजी बता दिए, आपको ये रटना है। आगे की चीज़ें मैं आपके लिए थोड़ी थ्योरी अच्छे से लेके आया हूँ। देखो, अब इसके रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं। रीजनल ऑफिस ध्यान रखना, AAEESW। ए से हो गया अमेरिका, ए से हो गया अफ्रीका, ई से हो गया यूरोप, ई से हो गया ईस्ट, ई से हो गया ईस्ट एशिया, कहाँ गया अपना, सॉरी, ई से हो गया ईस्टर्न मेडिटेरियन, ठीक है। फिर एस मतलब हो गया साउथ ईस्ट एशिया, और डब्ल्यू से हो गया वेस्टर्न पैसिफिक। ये रटना इसलिए रीजन्स को, क्योंकि रीजन्स हम काफ़ी जगह और भी लिखेंगे, ठीक है। भर गए आपके 1.25 पेज। अब देखो उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ WHO, कि WHO की स्ट्रक्चर कैसी है, तो WHO को हम 6 पार्ट्स में WHO की स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे। पहला होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या करती है, ये उसको गवर्न करती है, गवर्न मतलब चलाती है, किसको, WHO को, ठीक है। इसके अंदर 194 मेंबर्स स्टेट होते हैं, जो साल में क्या करते हैं, एक बार मिलते हैं। भाई कहाँ पे मिलते हैं, कैफे में नहीं, भाई कैफे में नहीं मिलते, जिनेवा में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, और मिल के करते क्या भाई, चाय पीते हैं, नहीं सर चाय नहीं पीते, पॉलिसी तय करते हैं, किसकी, WHO के लिए पॉलिसी तय करते हैं। मतलब सर हम ये समझ गए कि हेल्थ एजेंसी का मतलब क्या हो गया, ये समझ गए क्या था सर, ये WHO को चलाने वाली है, अच्छा गवर्निंग बॉडी है WHO की। 194 मेंबर स्टेट होते, बिल्कुल सर, साल में एक बार मिलते हैं, कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। और करते क्या मिल करके, कुछ पॉलिसी बनाते हैं और कुछ प्रायोरिटीज बनाते हैं WHO की, ठीक है सर, समझ गए। अब चलो आगे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और वाह, इसमें क्या होते हैं, 34 मेंबर होते हैं, लकीली मेंबर्स होते हैं 34, जिन्हें कौन चुनता है, जिन्हें चुनता है WHA, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। यानी वो जो 194 मेंबर्स बैठे थे ना वहाँ पे जिनेवा में जाकर के, उन्होंने 34 मेंबर्स को चुना। और ये 34 मेंबर भी मिलते हैं, कब मिलते हैं, साल में 2 बार मिलते हैं। वो तो एक बार मिलते थे, ये साल में 2 बार मिलते हैं। अच्छा, मिलकर के ये क्या करते हैं सर, ये मिलते कहाँ पे सर, जिनेवा में ही मिलते हैं। और करते क्या है,
ये जिन्होंने उन्होंने जो प्रायोरिटीज़ बनाई थी ना, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी कि ना 194 मेंबर्स ने जो पॉलिसी बनाई थी, उनको इम्प्लीमेंट यानी लागू करवाने का काम करता है। और ये उनके लिए कुछ डिसीजंस भी लेते हैं, कुछ निर्णय भी लेते हैं। सॉरी 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 बेटा, हाँ, उन्हें लागू कराने का काम करते हैं और साथ साथ में उनके जो डिसीजन उनको लागू कराने का काम करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बड़ी होगी ना, हाँ, डब्ल्यू एच उसके नीचे है, सॉरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसके नीचे है, समझ गए। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या होता है सर, 34 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें कौन चुनता है, डब्ल्यूएचए के मेंबर्स चुनते हैं। वो साल में 2 बार मिलते हैं और उनकी दी हुई जो उन्होंने प्रायोरिटी पॉलिसीज़ बनाई थी, जो प्रायोरिटीज़ बनाई थी और जो डिसीजंस लिए थे, उनको ये इंप्लीमेंट करवाने का काम करता है। अगला सर डायरेक्टर जनरल। वाह, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्टर जनरल क्या होगा। उन जो ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है ना, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जो 34 मेंबर्स होते हैं, उन 34 मेंबर्स का ये लीड करने वाला लीडिंग होता है, यानी कि लीडर होता है 34 मेंबर्स का। अच्छा, तो इसे बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दिस इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो निर्णय लिया है, ठीक है, फॉर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंप्लीमेंटिंग डिसीजन ऑफ डब्ल्यूएचए ने, और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उनको लीड करने का काम कौन करेगा, लीडर कौन है, डायरेक्टर जनरल। पता चल गया। अब नेक्स्ट रीजनल ऑफिस। तो रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं, तो 6 रीजनल ऑफिस है, आपको उसका नाम लिखना है। थ्योरी बड़ी बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब रीजनल ऑफिस का जैसे मैंने कह दिया अपना साउथ ईस्ट एशिया अपना है, तो अपने साउथ ईस्ट एशिया में जो WH यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो पॉलिसी ली थी, जो उन्होंने सॉरी पॉलिसी बनाई थी या फिर जो प्रायोरिटी तय की थी, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम होता है यहाँ पे। इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन रेस्पेक्टिव रीजन, जिस जिस जगह के जो जो लोग हैं उन जगह पे वहाँ पे इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है। अगला होता है कंट्री ऑफिस। कंट्री ऑफिस यानी कि अलग अलग, अब भाई WHO है, फिर उसका जो ऑफिस है वो तो हेडक्वार्टर तो वहाँ पे, पर अलग अलग देशों में तो उसका ऑफिस होगा। तो कितने देशों में, 150 देशों के अंदर है। अपने भारत में भी है बेटा, दिल्ली में है, भारत में भी है ना। अब यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो ऑफिस है, इसमें नेशनल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार होती है, जो उसके साथ में मिलकर के WHO के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने जो निर्णय बनाए थे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जिन्हें इम्प्लीमेंट किए थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने, जो डायरेक्टर जनरल था, उसने जो निर्णय, जो ये निर्णय कहाँ पे लागू करवाएगा, देश में लागू करवाएगा। तो 150 देशों में लागू होता है, तो भारत में भी दिल्ली से फिर निर्णय तय होते हैं। अगला है टेक्निकल ऑफिस, लास्ट इसका WHO का। WHO has a number of technical units are responsible for providing technical expertise and the support to WHO प्रोग्राम के। WHO प्रोग्राम को अभी WHO ने प्रोग्राम तो बना दिए, तो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट तो करवाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट बोल दिया कर देंगे, पर कैसे करेंगे भाई, धरातल पे कैसे उतारेंगे, अंदर वहाँ तो प्रोग्राम बन गया। तो ये जो टेक्निकल टीम्स होती है, ये काम करती है उसमें, ये रेस्पॉन्सिबल करती है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और सपोर्ट देने का WHO प्रोग्राम्स को। द यूनिट इंक्लूड, अब इसके भी कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ यूनिट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यूनिट। क्योंकि जब भी कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करेगी, ये यूनिट एक्टिव हो जाएगी और ये इम्प्लीमेंट अपना काम शुरू कर देगी। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, हेल्थ सिस्टम, ठीक है। आई थिंक WHO आपको समझ में आ गया होगा। अब तो लिख दो कि WHO इतना बड़ा आएगा। तो आओ नेक्स्ट यूनिसेफ की बात करें। यूनिसेफ का नाम भी क्या है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। किसने बनाई है, UN जनरल असेंबली। वो बताओ WHO का बना था 7 अप्रैल 1948, ये बनेगा 1946, पर ये बनेगा दिसंबर में और तारीख रहेगी 11 दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर उसका जिनेवा में था, इसका हेडक्वार्टर रहेगा न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूनिसेफ मेरे को अच्छा लगा, इसका यूनिसेफ का पता नहीं अच्छा क्यों लगा मुझे, और इससे भी अच्छी लगी मुझे रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस। देखो इसमें क्या कर रहा है, ये यूनिसेफ क्या करता है, 2 काम होता है इसका मेन। एक तो ये जो कह रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फिर जो मदर होती है, ठीक है, उनके लिए लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट, यानी कि लंबे समय तक विकास के लिए सहायता प्रदान करना। असिस्टेंट मतलब सहायता, ह्यूमिट मतलब मानवीय सहायता प्रदान करता ही है भाई। वाह, किन के लिए, जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उस डेवलपिंग कंट्री की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए और महिलाओं के विकास के लिए लंबे समय तक ये मानवीय सहायता प्रदान करता है। और साथ ही साथ ये कहता है कि जो सामुदायिक क्षेत्र होते हैं, जो कम्युनिटी लेवल्स होते हैं, उसके अंदर क्या करना, उनके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और सेवाएं लागू करवाना। मतलब अच्छा काम कर रहा है भाई यूनिसेफ तो। बच्चों के स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर की सेवाओं के विकास पर जोर देता है कौन, यूनिसेफ।
अब इसके फोकस एरिया ध्यान रखना 9 है। मैं बोल देता हूँ, आप मैंने जैसे याद किया वैसे ही आप याद करना। तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए कैसे याद किया, जैसे देखो समझो, पहला हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा इम्यूनाइजेशन, तीसरा HIV के प्रिवेंशन में मदद करना, चौथा क्या हो गया, बेसिक सुविधाएं जैसे वाटर सैनिटेशन हाइजीन, कितने हो गए। उसके बाद में बेसिक एजुकेशन, उसके बाद में क्या ज़रूरत पड़ती है, अरे सबसे पहले आपका अच्छा पानी पियोगे, साफ़ सफाई में रहोगे, सैनिटेशन में रहोगे, हाइजीन रहोगे, तो फिर स्कूल जाओगे फिर क्या करोगे भाई, स्कूल में फिर आपने जैसे नर्सिंग की, फिर नर्सिंग के बाद क्या हो गया 80-20, है ना। तो इक्वलिटी, यानी कि ये इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी ये भी मेंटेन करता है, और चाइल्ड की प्रोटेक्शन भी करता है, बच्चों की प्रोटेक्शन भी करता है, कहीं बच्चों के साथ कुछ वॉयलेंस ना हो जाए, कुछ अप्रिय घटना ना हो, ऐसा कुछ, ठीक है। मजदूरी बच्चे नहीं करिए, काम यूनिसेफ का। तो चिल्ड्रन न्यूट्रिशन के अंदर, चाइल्ड न्यूट्रिशन के अंदर क्या करता है, बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, जिसके अंदर एनरिच फूड हो, अच्छा न्यूट्रिशन हो, एंडेमिक पेंडेमिक एरिया में मदद करता है, इम्यूनाइजेशन में भी मदद करता है, HIV एड्स को प्रिवेंट, एंटी रिट्रोवायरल मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन फॉर मदर विथ HIV, वाटर सैनिटेशन हाइजीन। यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट भी था 2007 में, टेप प्रोजेक्ट, यूनिसेफ टेप प्रोजेक्ट, जो कि था अच्छा पानी के लिए, एसेसिबल वाटर के लिए। बेसिक एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी बेस्ड ऑन एजुकेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स के, यानी लड़के और लड़कियों के अंदर एजुकेशन के अंदर समानता होनी चाहिए। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज़, इनसे भी प्रोटेक्ट। फिर एक गोबी कैंपेन, बहुत अच्छा कैंपेन चला था इसका, गोबी कैंपेन। जी से हो गया ग्रोथ चार्ट, बी से हो गया ओ से हो गया ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, बी से हो गया ब्रेस्ट फीडिंग, और आई से हो गया इम्यूनाइजेशन। टू एनकरेज द स्ट्रेटेजी फॉर चाइल्ड हेल्थ रिवोल्यूशन, गोबी कैंपेन था, GOBI, ठीक है। उसके बाद में यूनिसेफ के इंडिया में भी कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं, कुछ प्रोग्राम चलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड इन्वायरमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन है। सबसे बड़ी बात, कंट्रीब्यूशन भी इसने बहुत अच्छा किया। पुणे के अंदर एक प्लांट है, पेनिसिलिन वैक्सीन का प्लांट, BCG वैक्सीन के अंदर भी, मतलब कि BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इसने कंट्रीब्यूशन दिया। पेनिसिलिन प्लांट जो पुणे में बना उसमें इसका कंट्रीब्यूशन है। ट्रिपल वैक्सीन प्लांट, इसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन है। फिर है इंडियन रेड क्रॉस, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस क्या थी सर, एक वॉलेंट्री ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन थी, ये भी सेम थी, यूनिसेफ की तरह ही थी। यूनिसेफ UN जनरल असेंबली ने बनाया था, ठीक है, 1946 में। इसको बनाया गया 1920 में। यानी यूनिसेफ से पहले जो चलती थी, जैसे इंडियन ये है ना, रेड क्रॉस नहीं बेटा, इंडियन रेड क्रॉस है, ठीक है। तो ये एक वॉलेंट्री, मतलब कि लोगों ने इच्छा से बनाई थी और मानवीय दया के लिए बनाया था ये। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। भारत में भी कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, इंडिया में नई दिल्ली में है। ये एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस का पार्ट है, ठीक है, जो कि एक क्रिसेंट मूवमेंट हुआ था। उस क्रिसेंट मूवमेंट के बाद में चला, यानी लोगों ने अपना ग्रुप बना करके, लोगों ने वॉलेंट्री इच्छा से, अपनी इच्छा से लोगों ने ग्रुप बना करके लोगों की मदद के लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया था बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा है ये भी। इट्स मिशन टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड्स, ये कहता था मानवीय सहायता करो, मानव को सहायता दो, मानव को सहायता दो, जिसमें डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ केयर, कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि अगर कोई आपदा आ जाए तो उसमें रिलीफ करवाओ। आपदा आ जाए ना तो अपने जेब से कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करके ये ग्रुप के लोग उन्हें मदद करते थे, स्वास्थ्य की सुविधाएं देते थे, समुदाय में सुविधाएं देते थे। और ऐसे लोग, कुछ ऐसे पार्ट्स देश के, कुछ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इन इंडिया के, ऐसे कुछ लोग जिनको अभी तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली, उनको भी ये देने का काम करा। और बहुत बड़ी बात यह है, आज भारत के अंदर देश के अंदर आज इसकी 700 से अधिक ब्रांचेस हैं। इतने लोग इससे मानवीय सहायता के लिए, मानव दया के लिए इतने लोग इससे जुड़े। अच्छी है ना ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इज ओवर 1.3 मिलियंस मेंबर, कितने लाख हो गए देख लो आप, 1.3 मिलियंस मेंबर्स एंड वॉलंटियर अक्रॉस द कंट्री। इतने वॉलंटियर्स हैं इसमें, इतने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, देख लो। द इंडियन रेड क्रॉस ऑपरेट्स थ्रू ए नेटवर्क ऑफ स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस एज वेल एज लोकल। देखो इसमें कुछ नेटवर्क्स होते हैं, स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट फिर लोकल, ठीक है। द गवर्नमेंट, इट इज़ गवर्न बाय द नेशनल मैनेजिंग बॉडी एंड इंक्लूडिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेरियस सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। ये होता है, इसमें क्या होता है कि सरकार इसे नहीं चलाती है, लोग ही चलाते हैं, मैंने कहा। तो पर एक चीज़ इसका बड़ी बात है, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका जो प्रेसिडेंट होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, वो भारत का राष्ट्रपति होगा। बहुत बड़ी बात है, भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। देखो ये नॉन गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल है, फिर भी इसके अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होता है। और ये किसके द्वारा चलाई जाती है, नेशनल मैनेजिंग बॉडी,
विच इंक्लूड नेशनल मैनेजिंग बॉडी, जिसके अंदर कौन होता है, इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होता है अलग अलग सेक्टर ऑफ सोसाइटी के, ठीक है। देखो, द IRCS इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इज फाउंडेड थ्रू ए डोनेशन फ्रॉम इंडिविजुअल कोऑपरेशन। आ गया, ये कैसे चलती है, अरे भाई चलने के लिए इसके पास पैसा कहाँ से आता है, इस रेड क्रॉस सोसाइटी को चलने के लिए इसके पास पैसा डोनेशन से आता है, लोग डोनेट करते हैं, ठीक है। और मेरे जैसे करोड़पति लोग होते हैं ना, वो डोनेट करते हैं इसमें समझ गए, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सीरियस मत हो जाना कहीं। देखो नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ए रेंज ऑफ ए सर्विस। इसके अंदर क्या क्या सर्विस देता है, देखो किस किस में मदद करता है, ब्लड डोनेशन में, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाता है, प्राथमिक उपचार, हेल्थ की ट्रेनिंग देता है, डिजास्टर के रेस्पॉन्स में काम करता है, साथ ही साथ सपोर्ट करता है उन ग्रुप्स को जो डिसेबल हैं, जिन्हें ज़रूरत है, हॉस्पिटल भी चलवाता है, देखो कितनी बड़ी बात है, ब्लड बैंक चलवाता है, वाह भाई वाह, भारत के अंदर हॉस्पिटल्स लोगों की मदद से चल रहे हैं, वाह बहुत बड़ी चीज़ है, ब्लड बैंक चलवा रहा है। और एक और चीज़, इन द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो IRCS प्ले क्रूशियल रोल इन द प्रोवाइडिंग इमरजेंसी रिलीफ एंड अफोर्ड, कि जब भी प्राकृतिक आपदा आई उसके अंदर IRCS पीछे नहीं हटा। ऐसा नहीं कहा कि भाई हम कोई सरकार की बॉडी नहीं है हमें कोई सरकार पैसे नहीं देती है, लोगों ने मदद करके और उस आपदा के अंदर लोगों को रिलीफ दिलवाया। और यहाँ तक कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वर्क फ्रॉम प्रमोट हेल्थ पब्लिक एंड हाइजीन थ्रू द एजुकेशन, मतलब कि ये लोगों में हेल्थ हाइजीन अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके उन्हें एजुकेट करके मिलाते, मतलब देते हैं, नहीं कि मिला करके जो है हेल्थ के बारे में अवेयर करते लोगों को, ठीक है, प्रोग्राम चला करके। और एक और चीज़, IRCS हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, और जब लोगों ने इतनी मदद की तो सरकार ने इसको देखा और देख करके इसको पद्म श्री और पद्म भूषण अवार्ड मिला। IRCS को सरकार ने देखा कि भाई इतना मदद कर रही है लोगों की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लोग इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे मानवता दया को देख करके इस इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को भारत में पद्म श्री और पद्म भूषण मिला। द ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनरशिप विद सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसकी मुलाकात हुई WHO और यूनिसेफ से। यूनिसेफ ने कहा भाई काम तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कहा चलो ठीक है, जब आप भी काम करते हो थोड़ा कोऑपरेशन आप भी दो। WHO खुद महान, यूनिसेफ महान, दोनों ने सहायता दी इसको। भारत में कोविड-19 के समय प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंट, फूड, अदर एसेंशियल सप्लाईज के लिए भी ये आगे आया। कोविड-19 के समय भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आगे आई, उन्होंने लोगों को ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको उन्होंने दी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स वो खत्म करते, ठीक बेटा। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो रन्स प्रोग्राम्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन एजुकेशन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। देखो यहाँ पे भी आया का मतलब कि आपने सुना होगा ना, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिलती है, अगर वो जनरल कैटेगरी है तो भी, क्यों, उन्हें कौन देता है, ये देता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। बच्चों के एजुकेशन के पैसे ये देते हैं, स्कॉलरशिप के पैसे देते हैं, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के पैसे देते हैं। अब ऐसा मत बोल देना हमने तो नहीं देखा बट हर चीज़ तुम देखते नहीं हो पर होती जरूर है, ठीक है, गुड, समझ गए। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हैज़ ए डेडिकेटेड यूथ विंग, इसके अंदर एक डेडिकेटेड लक्ष्य को प्राप्त एक युवाओं का विंग है, यंग रेड क्रॉस, विच एम्स टू इन्वॉल्व यंग पीपल इन द ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड सोशल सर्विस। देखो आप जैसे जवान लड़कों को किसी को जुड़ना है क्या जुड़ना है तो बता देना किसी को, आपको भी जोड़ देंगे, यहाँ पे जवान जवान लोगों की जरूरत है भाई, ठीक है। द IRCS हैज ऑल्सो बीन एक्टिवेटेड इन द प्रमोटिंग ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स वैल्यू इंक्लूडिंग रेस्पेक्ट ऑफ सोशल डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलो कुछ नहीं है, लास्ट पॉइंट है, द ऑर्गेनाइजेशंस कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड इट्स गोल ऑफ एलिवेटिंग ह्यूमन सफरिंग्स इन द प्रमोटिंग पीस एंड द अंडरस्टैंडिंग इन द इंडिया एंड बियॉन्ड, के भारत के अंदर शांति कैसे हो, भारत में शांति लगे, भारत में शांति हो और इसी के लिए मदद करता रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब एक दातार संस्था है ये, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, इतना बड़ा नहीं लिखना, 4 नंबर का आएगा, आपको 2 पेज में इसको लिखना है, ठीक है। चलो थैंक्स, और जुड़े रहिए, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ पूरी एफर्ट लगा कर हम पढ़ेंगे, पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराने की कोशिश, देखो कोशिश कर सकते हैं, ये मेरे हाथ में है। अब अगर मीडिया सपोर्ट करे, मतलब मीडिया मतलब होता है कि हमारे जो मल्टीमीडिया होता है ना, वो ये हमारा सपोर्ट्स करें तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स। और हाँ, एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट कह देता हूँ, अपने सारे ग्रुप्स के अंदर, बेटा तुम लोग देख रहे हो तो अपने ग्रुप्स के अंदर क्यों शेयर नहीं करते हो। मुझे बहुत सारे कल सेंटर पे ऐसे कैसे बच्चे देखने को मिले वहाँ पे, मतलब बयान नहीं कर सकता यार उन चीज़ों को मैं, आप नहीं समझ पाओगे उनके दर्द और उनके दुखों को
किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी के पापा जी बीमार है, किसी की मम्मी बीमार है, किसी के भाई, एक ऐसा भी लड़का मिला किसी के भाई की अभी डेथ हुई रिसेंटली, वो पढ़ नहीं पाया, वो डिप्रेशन में चला। अरे ऐसे ऐसे बच्चों के लिए हम तैयार बैठे हैं भाई, हम खुद तैयार बैठे हैं। इतना मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ भाई? मुझे ऐसा तो है नहीं ऐसे कोई लाखों रुपए यहाँ से कोई मिल रहे हैं फिर मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ अर्निंग हो रही है ही नहीं कुछ यहाँ पे यूट्यूब पे। फिर भी मेरा एक ही उद्देश्य है कि जब तक सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, जब तक वो पुराना सिलेबस बच्चा यहाँ से पढ़े। अगर हम किसी के हल्के से मसीहा बन जाए ना, एक और चीज़ ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी लोगों की मदद करते हो तो डेफिनेटली ये सोच लेना आप ज़िंदगी में कभी अनसक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप लोगों की मदद करते हो, हाँ कुदरत परीक्षा जरूर लेगी, आपको जरूर सक्सेस एक बार कर देगी। ये मैंने पता नहीं कितनी बार एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और अगर आपने किसी के बारे में सोचा कि मैं पढ़ लूँ और वो ना पढ़े, या मैं पास हो जाऊँ और वो फेल हो जाए, तो देख लेना बेटा आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप फेल हो जाओगे और वो पास होकर दिखाएगा आपको। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा किसी के बारे में अच्छा सोचने का ट्राई करो। क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं सोचूं अगर कॉम्पिटिटर है कोई आगे निकल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ने वाला उससे। ठीक है, आप सभी अपने उन ग्रुप्स के अंदर शेयर करो। अगर आपकी क्लास में कुछ ऐसा कोई बच्चा है या फिर ऐसी कोई बच्ची है जो डिप्रेशन में, वो नहीं पढ़ पाए, एक दिन की छुट्टी मिलती है, नहीं समझ पाते, भाई मुझे पता नहीं पढ़ पाते इंग्लिश के अंदर, वो अगर कुछ वर्ड्स उन्हें याद रहे और कुछ मेरी तरफ से या फिर आपकी एफर्ट्स या मेरी एफर्ट्स, दोनों के एफर्ट्स होगा, मेरे एफर्ट से मेरा एफर्ट्स पढ़ाना, आपके एफर्ट से शेयर करना, दोनों की मदद से अगर कोई बच्चा पास होता है तो दोनों। ठीक है, थैंक्स, आई थिंक समझ गए होंगे, धन्यवाद।